Brought to you by My 11 Circle. Play with champions. Download the app now. भारत के पास एक सुनहरा मौका था कि आप इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीत जाते, लेकिन अंत में ड्रॉ हुआ और वो भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य था इंग्लैंड के सामने, जो एक रिकॉर्ड लक्ष्य था। लग नहीं रहा था कि टीम वहां तक पहुंचेगी। ना सिर्फ इंग्लैंड की टीम वहां तक पहुंची, पर बहुत आसानी से पहुंच गई। हम पूरा जायजा लेंगे उस टेस्ट मैच का। हमारे साथ सनी गावस्कर मौजूद हैं, वो लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और सही में सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, आपको टेस्ट जो चल रहा था उसमें आपकी कमेंट्री लोगों ने मिस करी। अब व्हाइट बॉल में होंगे कमेंट्री के दौरान कि नहीं? जी नहीं, मैं थोड़ा सा आराम कर रहा हूँ। शायद एक आधी मैच देखने जाऊंगा। मैं इंग्लैंड में हूँ। शायद एक आधी मैच देखने जाऊंगा, पर कमेंट्री और क्रिकेट से थोड़ा सा आराम ले रहा हूँ। और आज विंबलडन जाने का मौका आ गया, तो विंबलडन टेनिस देखने का मौका है। शायद आज राफा नडाल की मैच देखने मिलेगी, तो नहीं, आप डिजर्व वो करते हैं। मौका उठाऊंगा। आप बहुत पूरे साल में काम करते हैं, तो यू डिजर्व अ बिट ऑफ जी। अ हॉलिडे। आप एंजॉय करें। अच्छा, चलिए टेस्ट मैच के बारे में थोड़ी बात करते हैं। देखिए, 378 हमने देखा। अगर आंकड़े भी देखने की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे पता है बहुत कम ऐसी बार हुआ है कि किसी टीम ने इस लक्ष्य का पीछा किया है। मैं भारतीय गेंदबाजों की अप्रोच के बारे में बात करता हूँ। इतना बड़ा लक्ष्य था, क्या आपको लगता है उनकी अप्रोच सही थी जहां तक गेम प्लान का सवाल है? और क्या आपको लगता है कि जसप्रीत बुमराह, जो कि वैसे तो इंडिया के नंबर 1 गेंदबाज हैं, कई बार कप्तानी में, और शायद इस पे हमने चर्चा भी किया, अपने आपको अंडर बोल करते हो, क्या ये भी एक परेशानी थी? क्या लगा आपको जो गेंदबाजी अप्रोच थी भारत की? देखिए, मैं तो अमेरिका में था पहले 4 दिन, तो मैंने मैच देखी नहीं। और 5वें दिन के सिर्फ हाइलाइट्स मैंने देखे। तो उससे थोड़ा सा जो मैंने देखा, उससे ये पता चला कि पिच काफी अच्छी थी। 5वें दिन के लिए भी बड़ी अच्छी पिच थी बैटिंग करने के लिए। जो रूट और जॉनी बेयरस्टो ने बेहतरीन बेहतरीन बल्लेबाजी की। और जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, ऐसा लग रहा था कि कोई भी अटैक कहीं भी, मतलब ऑस्ट्रेलिया का जो सीम अटैक है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की जो वैरायटी है, कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड, नेथन लायन जैसे दिग्गज बॉलर्स, वो भी शायद स्ट्रगल करते इस पिच पर। और जिस तरह का मूड इंग्लैंड के बल्लेबाजों का है, तो वो भी शायद स्ट्रगल करते। तो हमारे जो गेंदबाज है, उन पर मैं उंगली नहीं उठाऊंगा। मैं यही कहूंगा कि जिस तरह से इंग्लैंड ने बल्लेबाजी की, जिस तरह से उन्होंने एक नया अप्रोच दिखाया, बोल्ड अप्रोच दिखाया, एक ऑडेशियस अप्रोच दिखाया, वो वो उसकी ज्यादा मैं प्रशंसा करूंगा। बुमराह द कैप्टन, क्या आपने उनको कैसे देखा? आपको लगा कि कई बार ये हो जाता है कि आपको लगता है मैं कप्तान हूं, मैं अपनी ज्यादा गेंद खुद लूंगा तो ऐसे लगेगा मैं ज्यादा अपने पे ध्यान दे रहा हूं, क्योंकि 5वां दिन शुरू होता है, आपके पास इतने रन नहीं है और मोहम्मद सिराज शुरुआत करते। मैं रवि शास्त्री को कमेंट्री में सुन रहा था, उनका कहना था कि देखिए, अगर मैं होता तो शुरुआत बुमराह करते, शमी करते और जडेजा ही, बस यही 3 बॉलर के साथ मैं रहता जब तक विकेट नहीं मिलता। मैं शायद सिराज और शार्दुल के पास जाता ही नहीं, दबाव बनाता। आपको क्या लगा? हाँ, देखिए, यही तो एक है कि पहली बात है कि बुमराह के पास इतना अनुभव भी नहीं था कप्तानी का। हम्म। शायद ये उनकी पहली कप्तानी की बारी होगी। मतलब मुझे ये पता नहीं कि उन्होंने कहीं रणजी ट्रॉफी में कप्तानी की है या कहीं आईपीएल में कप्तानी की है। तो देखिए, जब आप अपने देश की कप्तानी करते हैं, तो जो दबाव बनता है, तो वो तो बहुत जबरदस्त दबाव होता है। क्योंकि खास करके भारतीय क्रिकेट की कप्तानी, क्योंकि जो अपेक्षाएं होती है, अब हमारे जो इतने सारे फॉलोअर्स है, भारतीय क्रिकेट के जो फॉलोअर्स है, इतने सारे फैंस है, उनकी अपेक्षाएं कुछ अलग सी होती है, ऊंची अपेक्षाएं होती है। तो उनका सामना करना कभी कभी मुश्किल बनता है। तो शायद उसके लिए अनुभव की जरूरत होती है। वो अनुभव उनके पास था नहीं। पर और एक बार मैं यही कहूंगा कि जिस तरह की बल्लेबाजी हमने देखी, बुमराह भी पहले बॉलिंग करते या बुमराह जैसे कि बाद में बॉलिंग करने आए, मुझे नहीं लगता कि इतना फर्क पड़ता। सिर्फ यही होता कि जिस आसानी से इंग्लैंड ने आखिरकार जीत हासिल की, जो 120 रन किए उन्होंने 5वें दिन पर, वो कुछ 100 मिनट में, 90 या 100 मिनट के बीच में उन्होंने किए, वो शायद और थोड़ा, मतलब 2 घंटे में शायद हो जाते, ऐसा ही कुछ होता। अ, क्योंकि सिर्फ ये टेस्ट मैच नहीं है, जैसे आपने यहाँ कहा, सही में बहुत अच्छी बैटिंग की इंग्लैंड ने, वो सबको नजर आया। अब लगातार 3 विदेशी जमी पे टेस्ट मैच हो गए हैं। सेंचुरियन आप जीत गए थे, लेकिन फिर जोबा केप टाउन में आपको देखने को मिला। दोनों मौकों पे काफी रिकॉर्ड टोटल का पीछा कर रही थी दक्षिण अफ्रीका की टीम। वहां पर भी
वो चेस कर जाते हैं दोनों टेस्ट मैच में बैक टू बैक, फिर आप अब इंग्लैंड में करते हो, यहाँ पे भी एक रिकॉर्ड चेज हो जाती है। क्या कुछ चिंता का सबब है, चाहे वो प्लानिंग को लेकर हो, गेंदबाजी को लेकर हो, क्योंकि लगातार 3 बार हुआ है अभी मैचेस में। नहीं, चिंता का है नहीं, क्योंकि हमारे जो गेंदबाज है, देखिए जिस तरह से हमारे गेंदबाजों ने पहली पारी में विकेटें ले ली, उससे हर एक मैच में, जो जिस मैच की आपने जिक्र किया है, केप टाउन की मैच, जोहानिसबर्ग की मैच, और ये बर्मिंघम की मैच, पहली पारी में तो उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, तो मतलब ऑपोजिशन की पहली पारी, तो दूसरी पारी में शायद ऑपोजिशन के बल्लेबाज ने कुछ और ज्यादा जिद दिखाई, और ज्यादा जैसे कि एक डिटर्मिनेशन दिखाया। साउथ अफ्रीका में डीन एल्गर जो कप्तान थे, उन्होंने अपनी मतलब बॉडी लाइन पर रखकर उन्होंने जीत हासिल की थी साउथ अफ्रीका के लिए। और यहाँ पे भी जिस तरह की जो अप्रोच हमने दूसरी पारी में देखी, इंग्लैंड की दूसरी पारी में जिस तरह की उनके ओपनर्स ने शुरुआत की, उसी से मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने काउंटर अटैक किया जिस तरह से, उसी से भारतीय गेंदबाजों पर जो दबाव बन गया, जो दबाव भारतीय गेंदबाजों को डालना था ऑपोजिशन पर, उसके अलावा इंग्लैंड के ओपनर्स ने 100 रन की भागीदारी करके, पार्टनरशिप करके, उन्होंने उन पर, हमारे गेंदबाजों पर वो दबाव डाल दिया। एक और चीज सही में और मुझे बड़ा हैरान कर रही थी, और शायद आपसे बेहतर कोई नहीं होगा इस समझाने के लिए, क्योंकि उन टेस्ट मैचेस में मैं वापस जा रहा हूं, दोनों दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट मैच और एजबास्टन, एक चीज देखने को मिली कि जब इंडिया तीसरी इनिंग्स में बैटिंग कर रही थी, इतना अनइवन बाउंस दिखता था, तो हमें लगता था कि जब अब आएगी मेजबान टीम खेलने तो बड़ा मुश्किल होगा, जब बुमराह डालेंगे या कोई तेज गेंदबाज डालेगा, वो अनइवन बाउंस होगा तो ये भी आउट हो जाएंगे। पर ऐसा कुछ देखने को मिला कि उतनी अनइवन बाउंस नहीं देखने को मिला, चाहे फिर जोबर्ग हो, केपटाउन हो या एजबास्टन हो, काफी सपाट पिच देखने को मिली। थोड़ा इसलिए हैरान करता है क्योंकि आप इतने साल से टेस्ट क्रिकेट देखते हैं, तो आपको आदत है कि जब 280 300 ओवर हो गए हैं, आप जानते हैं अब भाई चौथी इनिंग में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सपाट पिचेज लगातार ऐसे देखने को मिल रही है, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? देखिए, कारण ये हो सकता है कि कभी कभी रोलर का जो इस्तेमाल होता है, उसका उसका असर तो होता है, कुछ आधे घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, 40 मिनट के लिए असर होता है, जो मतलब जो गड्ढे होते हैं थोड़े से गेंद गिरने से, वो सपाट हो जाते हैं, और बैटिंग थोड़ी सी आसान बन जाती है। पर शायद जो लाइन इंग्लैंड के गेंदबाजों ने की, अ, जो लेंथ उन्होंने की, वो लेंथ हमारे गेंदबाजों ने पकड़ पकड़ नहीं पाए। जिस तरह की गेंद जिससे विराट कोहली आउट हुए, गेंद देखिए फटाक करके उछली, तो वैसी लेंथ हमारे गेंदबाजों ने डाली। मैंने तो मैच देखी नहीं, तो इसलिए मैं नहीं, ये नहीं कह सकता हूँ कि उन्होंने डाली कि नहीं, पर अगर शायद वो उसी लेंथ पर नहीं डाले, उसी लाइन पर अगर नहीं डाले, तो वही जो हुआ था कोहली के साथ, और जिस तरह का मतलब पिच ने मिसबिहेव किया, वैसा वैसा इंग्लैंड के बल्लेबाजों के साथ नहीं हुआ। ये आपने इंटरेस्टिंग कहा कि जैसे कोहली के साथ वो बॉल ने मिसबिहेव किया, क्या वो बॉल ने मिसबिहेव किया या वो पीछे आपको जाके खेलने वाली गेंद थी? आपने कैसे देखा टेक्निकली, अगर देखें आप उसको? नहीं, वो गेंद ने मिसबिहेव किया, गेंद उछाल उछल गई, और मुझे लगता है कि कोई भी बल्लेबाज होता तो वो उसके लिए कठिन बनता, और उसके लिए नसीब की भी जरूरत होती है। कभी कभी आपके ग्लव को लगकर गेंद थोड़ी सी मतलब ऊपर जाती है, पर विकेट कीपर तक नहीं पहुंचती। और आपने देखा भी होगा कि मैंने जो हाईलाइट में देखा कि विकेट कीपर ने कैच तो उनके हाथ से निकल गया था, और जो रूट का एक रिफ्लेक्स एक्शन में कैच आ गया, रिफ्लेक्स एक्शन में शायद मतलब वो ठीक तरह से, उनका हाथ भी बिल्कुल सही समय पर गेंद की तरफ था। तो ये सारी नसीब की बात होती है, और हमने ये देखा है कि पिछले कुछ मैचेस में कोहली के साथ नसीब है नहीं, जो जो पहली गलती होती है उनसे, वो उनकी आखिरी गलती साबित हो रही है, और वो आउट हो रहे हैं। उनकी बैटिंग अप्रोच के बारे में आपने क्या देखा? एक चीज तो हम बाहर से भी जब देख रहे थे, ये तो समझ आ गया कि कुछ वो सोच के आए थे, एक चीज सोच के आए थे, क्रीज के बाहर खड़े थे और फ्रंट फुट जो स्ट्राइक थी वो काफी लंबी ले रहे थे। शायद उनके जहन में ये था कि मैं स्विंग को नेगेट कर दूंगा, जितनी जल्दी खेल सकूं उतना बेहतर है, ज्यादा स्विंग करने का मौका ना दूं। आप कैसे देखते हैं इंग्लैंड में कैसे सही होता है खेलना? क्या आप पीछे जाएं, थोड़ा डीप इंक्रीज बैट करें कि 1 सेकंड और दें अपना आपको स्विंग खेलने के लिए, या जो अप्रोच उन्होंने अपनाई? देखिए, इंग्लैंड में हमेशा जितना आप लेट खेलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहता है, क्योंकि इंग्लैंड में गेंद थोड़ी सी हिलती है, हवा में हिलती है, गिरने के बाद भी, पिच पर गिरने के बाद भी।
थोड़ी सी ज्यादा मूवमेंट होती है, तो आप जितना लेट खेलेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। और जिस जिस तरह से कोहली ने 2018 में बल्लेबाजी की थी, बहुत लेट खेल रहे थे, और ऑफ स्टंप की जो उनकी जजमेंट थी बहुत ही बेहतरीन जजमेंट थी। जब आपके रन नहीं बनते तो आप में एक ऐसी चिंता होती है, एक एंशियसनेस भी होती है कि मुझे रन बनाने हैं, तो फिर हर एक गेंद खेलने की फिर वो कोशिश बनती है, और उसी में शायद वो गलती बन जाती है। तो एक थोड़ा सा संयम भी दिखाना पड़ता है जब आपके पास रन नहीं होते। आपकी जो नेचुरल गेम है वो खेलना जरूरी है। और जैसा मैंने कहा कि जो कोहली के साथ पिछले एक डेढ़ साल में हुआ है, अ, वो कि उनको पहली गलती कर रहे हैं, और उसी गलती में वो आउट हो रहे हैं। दो भारतीय बल्लेबाजों के बारे में सही मैं यहाँ पर बात करूंगा। शुरुआत करता हूँ श्रेयस अय्यर के साथ। उनका टेस्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, उनकी एवरेज बहुत अच्छी है, लेकिन एक उनकी कमजोरी अब जग जाहिर होगी, ये सबको पता है कि शॉर्ट पिच गेंदों के सामने थोड़ी सी उनकी कमजोरी है। और हमने देखा इस मैच के दौरान बैज मैकलम जो कोच हैं बाहर से दिखा रहे थे, बता रहे थे कि इनको शॉट डालिए, वो बताते थे और गेंदबाज वही करता था और फिर आउट हो जाते थे। क्या टेस्ट क्रिकेट में आप सर्वाइव कर सकते हैं इस वीकनेस के साथ? आप उनका फ्यूचर कैसा देखते हैं टेस्ट क्रिकेट में? देखिए, प्रैक्टिस की जरूरत है। हर एक बल्लेबाज का कोई ना कोई वीकनेस होता है, तो उस पर उनको ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, थोड़ा ज्यादा अभ्यास करना पड़ता है। तो अगर वो करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई आगे जाकर दिक्कत होगी। अ, बात है कि अब जैसा आपने कहा कि अब दुनिया भर के फास्ट बॉलर्स को ये संदेशा पहुंचा है कि अगर जब श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने आएंगे तो आप शॉर्ट पिच बॉलिंग करें, बाउंसर गेंदबाजी करें। तो श्रेयस अय्यर को फिर वो डिसीजन लेना है कि क्या मैं उसे डक करूं या क्या मैं उसे काउंटर अटैक करूं। तो इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है, काफी प्रैक्टिस की जरूरत है। और जब प्रैक्टिस बनेगी अच्छी, फिर आपका फिर जो मन है वो वो निर्णय अच्छा निर्णय लेगा कि मैं ये शॉट नहीं खेलूंगा, मैं सिर्फ डक करूंगा और बॉलर को फ्रस्ट्रेट करूंगा। तो आप उनके साथ परसिस्ट करेंगे फिलहाल और थोड़े मौके देंगे उनको टेस्ट क्रिकेट में ताकि इस कमजोरी से पार पा सके? उनको उनको हनुमा विहारी, जो इन्होंने इस मैच में ज्यादा रन नहीं बनाए दोनों ने, तो दोनों बल्लेबाजों ने पिछले साल बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की है। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हमारे होम सीरीज में उन्होंने बहुत सारे रन बनाए, तो उनको मौका देना जरूरी है। हाँ, जरूरी है, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि उनके पास वो काबिलियत है टेस्ट मैच खेलने की। हाँ, एक आधी वीकनेस दिखाई देती है, पर हर एक बल्लेबाज में कोई ना कोई वीकनेस होती है। हाँ। अच्छा, चलिए एक बल्लेबाज जिसमें कोई भी फिलहाल वीकनेस नहीं नजर आ रही, उनका नाम है जो रूट। 2021 से पहले वो विराट कोहली से कुछ 10 शतक पीछे थे टेस्ट क्रिकेट में, और अब वो एक शतक आगे, 11 शतक लगाया उन्होंने पिछले 2021 से लेके अब तक। जिस जिस पीरियड में जो फैब फोर होते थे, विराट का एक नहीं आया है और स्मिथ और विलियमसन का एक एक 100 आया है। पहले लोग कहते थे सही भाई कि शायद फैब फोर में नहीं आती, जगह नहीं बनती जो रूट की। 2021 ज्यादा दूर नहीं है वो बात। अब ऐसा लगता है कि अभी भी जगह नहीं बनती, क्योंकि वो अब एक कदम शायद ऊपर है इन तीनों से। कहां जाके पहुंच गए हैं वो? देखिए, उनके टेम्परामेंट में फर्क हुआ है। पहले जब वो खेलते थे तो 60-70 से संतुष्ट हुआ करते थे। ऐसा लगता था कि 60-70 रन होने के बाद कुछ अलग सा शॉट खेलकर वो आउट हो रहे थे। अब वैसा नहीं हो रहा है। अब वो जानते हैं कि अगर आपको महान बल्लेबाजों में अगर गिनना है तो आपको सेंचुरीज लगानी होती है। और यही वो कर रहे हैं कि अब वो 60-70 से संतुष्ट नहीं है, 60-70 के ऊपर जाकर 100 कर रहे हैं, 200 कर रहे हैं। और अब इनकी जो गिनती हो रही है वो महान खिलाड़ियों में इसीलिए हो रही क्योंकि वो शतक लगा रहे हैं। और ये सिर्फ मुझे लगता है कि एक सिर्फ जो टेम्परामेंट है, वो टेम्परामेंट में जो बदलाव आ गया उसी की वजह से एक कॉन्फिडेंस भी आ गया। उसके पहले जब जो प्लेयर थे तो शायद 60-70 से संतुष्ट हुआ करते थे। जब कप्तानी मिली तब उन्होंने जाना कि कप्तान होने के नाते उनको एक बाय एग्जाम्पल दिखाना है अपने टीममेट्स को, और उसी की वजह से 100 ही रन करने हैं। तो वो सारा शायद उसी उसी से फर्क पड़ा है उनकी क्रिकेट में। और अब देखिए, वो बिल्कुल जैसा आपने कहा कि आज अगर नंबर वन किसको कहना है, वो तो जो रूट को ही कहना होगा।
शानदार प्रदर्शन उनका रहा है। वैसे आजकल एक वर्ड है, उसकी बड़ी चर्चा है। आप तो यूएस में थे, पता नहीं आपको पता नहीं, बेसबॉल कहा जा रहा है इंग्लैंड में। जब न्यूजीलैंड में वो जीते, जिस आक्रामक अंदाज से इंग्लैंड खेल रही है टेस्ट क्रिकेट, उसको बेसबॉल कह रहे हैं। आपको बेसबॉल, मैंने कई बार हमारे प्लेटफॉर्म पे मैंने कहा मुझे तो पता नहीं अलग क्या है, क्योंकि ऐसी बहुत टीमें इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, वेस्ट इंडीज, जब ऋषभ पंत होते हैं वो भी तो आक्रामक क्रिकेट ही खेलते हैं, लेकिन ये जो इंग्लैंड की नई अप्रोच है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल बहुत बहुत ही बढ़िया अप्रोच है। पर मुझे ये देखना है कि जब इंडिया में आएंगे, सब कॉन्टिनेंट में जहाँ पे गेंद घूमती है, तब क्या ये अप्रोच सफल होगा क्या? ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की पिचेस पर जहाँ पे थोड़ा ज्यादा बाउंस है, थोड़ी ज्यादा मूवमेंट है, तो क्या ये सफल होगा क्या, ये देखना होगा। पर अभी भी जो देख रहे हैं, वो तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जिस तरह से वो गेंदों को फटाफट मार रहे, इधर उधर मार रहे, जैसे कि लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट की जैसे बल्लेबाजी हो रही। एक आक्रामक अप्रोच है जो हमने पहले बहुत कम देखा था इंग्लैंड के बल्लेबाजों से, और अब जो देख रहे हैं उससे बहुत मतलब बहुत सारे लोग बड़े खुश हैं। चलिए आखिरी दो सवाल, और ये क्योंकि हम तेज तर्रार क्रिकेट के बारे में बात करें, व्हाइट बॉल क्रिकेट के बारे में बात कर लेते हैं। सीरीज शुरू होने वाली है। क्या लगता है आपको, कौन फेवरेट मानते हैं कि इंग्लैंड फेवरेट? क्योंकि टेस्ट मैच से पहले तो कह रहे थे इंग्लैंड फेवरेट है, किस फॉर्म में है, यहाँ पर भी फेवरेट होगा? क्योंकि व्हाइट बॉल टीम उनकी बिल्कुल अलग है। बटलर आ जाते हैं, लिविंगस्टन आ जाते हैं, आपके वहां पर जेसन रॉय आ जाते हैं, तो अलग टीम है वो व्हाइट बॉल। देखिए, होम सीरीज जब होती है तो होम टीम हमेशा फेवरेट ही रहती है। अगर ये मैचेस इंडिया में होते तो फिर आप इंडिया को फेवरेट मानते, अगर ये मैचेस ऑस्ट्रेलिया में होते ऑस्ट्रेलिया को फेवरेट मानते। तो मैं भी समझता हूँ कि इंग्लैंड, और जिस तरह से उन्होंने अभी ये टेस्ट मैचेस में जीते हासिल किए, सिर्फ ये टेस्ट मैच नहीं, इसके पहले की जो 3 टेस्ट मैचेस थे उसमें भी जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी करके जीत हासिल की है, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, इस व्हाइट बॉल की श्रृंखला में आपको इंग्लैंड को फेवरेट गिनना होगा। आखिरी सवाल साईं भाई, वो ये कि बहुत लोग ऋषभ पंत को दो तरीके से देखते हैं। ऋषभ पंत द टेस्ट खिलाड़ी तो सबको पता है, शानदार है, मैच विनर है, गेम चेंजर है। ऋषभ पंत व्हाइट बॉल में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे। एक ख्याल है ये कि भाई अभी आपके पास केएल राहुल भी नहीं है, अगर आप इनसे ओपन कराएं तो शायद व्हाइट बॉल में भी ये उतना इम्पैक्ट कर पाए। क्या आपका लगता है, ये एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है, आजमाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में एडम गिलक्रिस्ट नंबर 6 या 7 पर बल्लेबाजी करते थे टेस्ट क्रिकेट में, पर जब वनडे क्रिकेट होता था, व्हाइट बॉल क्रिकेट होता था, तो ओपन करते थे। वैसा एक्सपेरिमेंट करने में कोई दिक्कत है नहीं। आपको पता चलेगा कि क्या ऋषभ पंत नया बॉल से खेलकर एंजॉय करेंगे। मुझे लगता है कि वो बड़ा एंजॉय करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जो उनका रोल अभी, जो फिनिशर का रोल है, वहां पे वो पहले गेंद से गेंद को स्टैंड्स में मारने की कोशिश करते हैं और उस प्रयास में आउट हो रहे हैं। पर यहाँ पे उनको शायद थोड़ा मौका मिलेगा, थोड़ा सा मतलब आजमाने का, पिच क्या कर रही है, गेंद किस तरह से मूव हो रही है, नहीं हो रही है, और उसके बाद में फिर वो अपनी नेचुरल जो अटैकिंग गेम है वो खेल सकते हैं। हाँ, एक्सपेरिमेंट करने में कोई दिक्कत है नहीं आपको। ये अभी जो मैचेस हो रहे हैं, ये मैच है, उसके बाद में जो वेस्ट इंडीज में लिमिटेड ओवर सीरीज होगी, वहां पे ये बिल्कुल आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो व्हाइट बॉल सीरीज है, 3 T20 आए, 3 ODI इंग्लैंड के खिलाफ। सनी गावस्कर आपको कमेंट्री में नहीं सुनाई देंगे, वो एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन उनकी राय आप यहाँ पर स्पोर्ट्स तक पे या स्पोर्ट्स टुडे पे आप उनकी राय जानने के लिए आ सकते हैं। फिलहाल सनी भाई, थैंक यू सो मच बात करने के लिए। मैं आपका और समय बर्बाद नहीं करूंगा, मुझे पता है आपको विंबलडन में जाना है, राफेल नडाल को देखना है और सानिया मिर्जा को भी देखना है, उनका भी आज सेमीफाइनल है। जी हाँ बिल्कुल, मैं सेंटर कोर्ट की मेरे पास टिकटें हैं। मुझे भी ये पता नहीं कि सानिया मिर्जा कौन से कोर्ट पे खेल रही है। अगर सेंटर कोर्ट पे होगा तो बहुत ही अच्छा, पर अगर दूसरे कोर्ट पे होगा तो मैं वहां पे जाने की कोशिश करूंगा, उनको जैसे कि मतलब चीयर करके एनकरेज करने की कोशिश करूंगा। और अगर वो फाइनल में आएंगे और एक बार एक मेजर ट्रॉफी जीतेगी तो बहुत ही अच्छा होगा, उन्हीं के लिए नहीं पर हमारे देश के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत कुछ किया है हमारे देश के लिए, इतनी सारी ट्रॉफीज उन्होंने जीती है, और एक ट्रॉफी हो जाएगी तो बहुत ही अच्छा होगा। ओके सनी भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप इंजॉय करें। आई नो विंबलडन के साथ साथ सनी भाई
जो लिमिटेड ओवर है वो भी कुछ मैचेस देखेंगे एज अ फैन, आराम करेंगे, काम नहीं करेंगे जी। उस टाइम, एंजॉय करेंगे मैच। तो आपसे फिर मुलाकात होगी, लेट्स सी, मे बी जब शुरू हो जाएगी व्हाइट बॉल सीरीज तो एक दो बार फिर आपकी हम राय लेने की कोशिश करेंगे। ओके साहिब भाई, थैंक यू, बाय बाय। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।